हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो CAFM जून 24 पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। ठीक है, टफ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ये उसका 3rd पार्ट है और इसमें मैं 3 क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस मतलब जो बच्चे पूछ रहे हैं, जो बच्चों को मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी देना है। इजी क्वेश्चंस हैं, सब आपको खुद ही जमना चाहिए, बट हल्का पुल्का मुझे एक एडिशन करना है, कुछ क्लैरिफिकेशंस देने हैं, उस वजह से मैं ये चीज़ें करवा रहा हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो इम्पोर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन करना। बच्चे क्या है ना, नोट डाउन नहीं करते हैं, क्योंकि ये देखो मजाक मस्ती चल नहीं रही है, तो आपको नोट डाउन करना है बातों बातों में। इसलिए मैं खुद भी ज़्यादा हंसी मजाक करता नहीं हूँ, ऐसा ना हो कि आप पॉइंट ही मिस कर जाएं जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा टॉपिक से भटकता नहीं हूँ। तो नोट डाउन करना, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो भी अकाउंट्स में बना रहा हूँ, ओपनिंग ले रहा हूँ, क्लोजिंग ले रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं फ्लो में बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आपको नोट डाउन करना है। कि मैं नहीं रुकूंगा, ये लिखाया फिर मैं रुकूंगा और आप नोट डाउन करोगे, ऐसा होता नहीं है। आपको पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये सुपर पावर अवेलेबल है कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ये लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो आप पॉज करके चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। वीडियो लाइक कर देना, आ जाओ। तो जून 24 का जो क्वेश्चन नंबर 2C है, ठीक है, जो ईसॉप पे आया था, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है और मल्टी ईयर वाला है। ठीक है, 1 साल वाला नहीं है, मल्टी ईयर वाला है। मल्टी ईयर में मतलब काफ़ी सिंपल ही है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं डिटेल में, आ जाओ। M2 Limited is a company and has ESOP program for the following ESOP related exercise। तो डेटा प्रॉपर दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो बच्चों को दिक्कत होती है ना, वो होती है डेट्स, कि डेट्स इमेजिन नहीं हो पाती है। तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि आप टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन ड्रॉ करो, डेट्स प्लॉट करो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई आपको करने की आदत होनी चाहिए। तो पढ़ लेते हैं। 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने ग्रांट दिया है ऑप्शंस का। 10,000 ऑप्शंस वे ग्रांटेड एट 400 ईच। ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस दिया हुआ है 400 ईच व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 1000। तो मार्केट प्राइस 1000 है, आप उसको 400 में दे रहे हो, मतलब ऑप्शन डिस्काउंट जो है जिसकी अकाउंटिंग हम करने वाले हैं, तो वो होगा 1000 माइनस 400 विच इज 600 रुपीज आपका ऑप्शन डिस्काउंट होगा, जिसको लॉस मान के जिसकी हम अकाउंटिंग करने वाले हैं। फिर दिया है वेस्टिंग पीरियड वॉज 3 ईयर्स। तो ये आपको प्रॉपर प्लॉट करना है। 3 साल वेस्टिंग पीरियड है और फिर उसके बाद एक्साइज पीरियड है, मैक्सिमम एक्साइज पीरियड वॉज 1 ईयर। ठीक है, तो ये आपको थेरी पता ही है, इसलिए मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। वेस्टिंग पीरियड अलग होता है, एक्साइज पीरियड अलग होता है। वेस्टिंग पीरियड जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद एक्साइज पीरियड स्टार्ट होता है। अब डेट वाइज देखो दिया हुआ है 31 मार्च 2021। क्या हुआ है, 2000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो रहे हैं, तो आपको उसका रिवर्सल करना होता है। फिर 31 मार्च 2021 पे ही दिया है। अब आप देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपका 1 अप्रैल 18 पे स्टार्ट हो रहा है, तो पहला साल कब कब खत्म होगा, 31 मार्च 2019। ठीक है, पहला साल खत्म होगा 19, सेकेंड होगा 20 और थर्ड ईयर एंड हो रहा है 21 पे। तो ये थर्ड ईयर के एंड में ही दिया है, एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड ये आपको दिया है कि 2000 अनवेस्टेड वाले लैप्स हो गए, 7000 एक्सरसाइज हो गए। डायरेक्ट डेट ही दिए 31 मार्च पे, तो सेम डेट ही आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आइडियली मेरे हिसाब से वो 1 अप्रैल होनी चाहिए थी, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड खत्म ही 31 मार्च पे हो रहा है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है, तो 1 अप्रैल देना ज्यादा बेटर रहता। कोई बात नहीं। और फिर जब एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो रहा है 4th ईयर के एंड में, चौथा साल जब खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 में, तो वहां एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो रहा है। ठीक है, 2000 लैप्स हो चुके हैं अनवेस्टेड, तो वेस्ट कितने हुए, कितने ऑप्शंस दिए हैं, 10,000, 10,000 में से 2000 अनवेस्टेड है, मतलब 8000 वेस्ट हो गए थे। आ रहा है कुछ समझ में, बेसिक। 10,000 दिए हैं, 2000 अनवेस्टेड रह गए, तो वेस्ट कितने हो गए, 8000। 8000 वेस्टेड ऑप्शन में से 7000 एक्साइज हो गए, मतलब 1000 जो बच गए वो लैप्स हो गए, वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए 1000 एट द एक्सपायरी ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड।
क्लियर है क्या? तो वो एक्सरसाइज पीरियड एंड पे डायरेक्ट दिया है कि भाई 8000 वेस्ट हुए थे, लेकिन उसमें से 7000 ही एक्सरसाइज हुए, मतलब जो बचे 1000 है वो वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका डेटा है टाइमलाइन के साथ। फिर दिया है अज्यूम द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 रुपीज। ठीक है, ये मैं मेरे लेक्चर वाइज को हमेशा बताते आया हूं कि क्वेश्चन में देखो दिया रहता है, पर नहीं भी दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं होती है, आप अज्यूम कर सकते हो। शेयर की फेस वैल्यू नॉर्मली 10 ही अज्यूम होती है। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर की जो फेस वैल्यू होती है वो नॉर्मली 100 होती है। तो ये भी आप नोट डाउन करो, नॉर्मल अजम्पशंस अबाउट फेस वैल्यू। शेयर इक्विटी शेयर है तो 10, प्रेफरेंस शेयर है 100, डिबेंचर है 100, बॉन्ड है तो 100। ठीक है, तो ऐसा है, नॉर्मल फेस वैल्यू अजम्पशंस होते हैं अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो। क्लियर है? फिर है कंपनी फॉलोज अप्रैल टू मार्च ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है कंपनी, और रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पूरे 4 साल के जर्नल एंट्रीज आपको पास करने। क्लियर है क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया? आ जाइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा टाइमलाइन बना के। ठीक है, टाइमलाइन बनाओ। 1/4/18 ग्रांट डेट, पहला साल खत्म होगा 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 31 मार्च 21। ठीक है, तो ये हो गए 3 साल वेस्टिंग, और फिर 1 साल यहां से स्टार्ट होगा 31 मार्च 22। ठीक है, एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर। क्लियर है? ये आपको हमेशा ईसॉप के क्वेश्चन में मल्टी ईयर में, 1 साल का भी है तो भी बनाना चाहिए, इसके बिना चीजें समझ में ही नहीं आती। क्लियर है क्या? तो आपको ध्यान देना है कि भाई यहां मेरे 10,000 ऑप्शंस थे, फिर थर्ड ईयर के एंड में यहां पे 2000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स हो रहे हैं। ठीक है, मतलब वेस्ट कितने हुए? 8000, और फिर यहां दिया है कि एक्सरसाइज कितने हो गए? 7000, मतलब वेस्टेड ऑप्शन कितने लैप्स हो गए? 1000। ठीक है, ये ऐसा बेसिक डेटा आप लिख लो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? बना लो, पॉज करो, बना लो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो हमसे पूछा गया है वो हम करेंगे, विच इज जर्नल एंट्रीज। प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, हेडिंग देनी है, जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस कंपनी फॉर द ईयर एंडेड दिस, या जो भी पूरा टेनोर है आप लिख लो। ठीक है, सब प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ। स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो एंट्री होगा वो होगा 1 अप्रैल 18 पे। ठीक है, एट द डेट ऑफ ग्रांट जो ऑप्शन डिस्काउंट है, वो जो लॉस है उसकी आप एंट्री करते हो। ठीक है, लॉस की अकाउंटिंग होती है यहाँ पे, आपको पता होगा। तो हम एक कंजर्वेटिज्म के हिसाब से एंट्री पास करते हैं, क्योंकि हो कुछ भी नहीं रहा, ना पैसे आ रहे हैं ना जा रहे हैं, एक्चुअल कुछ हो ही नहीं रहा। हम जो लॉस इनकर करने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस ईसॉप स्कीम, क्योंकि हमने ऑफर कर दी है, अब उन्होंने एक्सरसाइज कर ली तो हम हट नहीं सकते, तो ये जो बर्डन आपके ऊपर है उसकी अकाउंटिंग हो रही है। तो 600 रुपीज का मेरा लॉस है और 10,000 मेरे शेयर्स हैं। ठीक है, निकालो आपका टोटल लॉस कितना है? 10,000 इंटू 600, तो इट कम्स टू 60 लाख रुपीज। ठीक है, तो एंट्री होगी डेफर्ड एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन 60 लैक्स टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 60 लैक्स। ठीक है, बीइंग 10,000 ऑप्शंस ग्रांटेड एट 400। ठीक है, और ऑप्शन डिस्काउंट की भाई एंट्री पास फॉर ऑप्शन डिस्काउंट 600 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एंट्री। हमने ऑप्शन डिस्काउंट की एंट्री पास कर ली, डेफर्ड एक्यूमुलेट लॉस को डेफर्ड में डाल दिया, और हमने एक लाइबिलिटी बता दी कि हमको इतने लॉस पे मतलब ऑप्शंस मतलब देने हैं। ठीक है, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है, जब जब वो एक्सरसाइज होंगे हमको वो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने एक एंट्री पास कर ली। अब फ्लो क्या बैठता है कि जब जब लैप्स होगा तो आपको रिवर्स करना है, और हर साल के एंड में ऑप्शन डिस्काउंट, ये जो डेफर्ड अकाउंट, डेफर्ड एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन अकाउंट है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? एट द एंड ऑफ एवरी ईयर आपको उसको राइट ऑफ करना होता है इक्वली थ्रू आउट द वेस्टिंग पीरियड। तो 3 साल का आपका वेस्टिंग पीरियड है, मतलब 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 3 साल है, क्योंकि इक्वली थ्रू आउट द वेस्टिंग पीरियड ऐसे
उसका ट्रीटमेंट होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो हर साल का जो राइट ऑफ आएगा अभी के हिसाब से ये अपडेट होते जाता है। जब जब ऑप्शन लैप्स होते जाएंगे तो वो माइनस होगा। अब जब आप दे ही नहीं रहे हो तो आपका नुकसान ही नहीं हुआ, तो आपको ये जो अमाउंट राइट ऑफ होता है वो एडजस्ट करते जाना पड़ता है। तो जो डेट पे आप खड़े हो उस हिसाब से देखो, आज मैं कितने ऑप्शन दे रहा हूं 10,000, तो मेरा लॉस मैं 10,000 के हिसाब से निकालूंगा, ठीक है, ऐसा आपको देखना होता है। तो पहले साल में देखो कुछ हो नहीं रहा, हम ग्रांट दे रहे हैं, साल भर कुछ नहीं हो रहा, सीधे एट द एंड ऑफ द ईयर आप क्या करोगे, डेफर्ड अमाउंट 1/3 राइट ऑफ करोगे टू द पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो सीधे आएगा 31 मार्च 19, ठीक है, डेफर्ड को राइट ऑफ करेंगे। तो कहां राइट ऑफ करते हैं, पीएनएल अकाउंट या सरप्लस अकाउंट, जो भी नाम दो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड या एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, फिर एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन पीएनएल में ट्रांसफर करो, वो भी चलता है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, आधा मार्क भी आपको छोड़ना नहीं है, तो आप प्रॉपर लिखो, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ही हमारा भगवान है। उन्होंने 2-2 एंट्री पास किए कि एक ही किया, एक ही किया, देखो। अब इसमें भी आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर ये एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस जो डेबिट हुआ है वो पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया है। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपने पढ़ाते वक्त एंट्री नहीं की है, वो अज्यूम्ड होती है, पर आप कर सकते हो, बेटर हो जाता है आंसर। इंस्टीट्यूट ने भी देखो दी नहीं है, पर आप पास करोगे तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि हर साल जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं, तो वो एंट्री आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस डेबिट 20 लाख टू डेफर्ड को राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये इवेंट है। बेसिकली हमको क्या करना है, डेफर्ड का कुछ पार्ट ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर एंट्री है। तो डेफर्ड में डेबिट है, उसको कैसे घटाएंगे, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट्स को कैसे घटाते हैं, क्रेडिट करके। तो हमने इसलिए डेफर्ड को क्रेडिट कर दिया, वो माइनस हो जाएगा। और ये ट्रांसफर कहां करना है, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन में, तो वो डेबिट बैलेंस डेबिट कर दिया एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन में 20 लाख, ये ट्रांसफर एंट्री है, ठीक है। बीइंग 1/3 अमाउंट रिटर्न ऑफ टू एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट या एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन अकाउंट। और फिर इसकी ट्रांसफर एंट्री भी यहां पे आप पास कर लो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन 20 लाख, ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन ट्रांसफर टू पीएनएल एट द एंड ऑफ द ईयर, हो गया फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब हर एंट्री के बाद कैसे बैलेंसेस बदल रहे हैं ये भी आपको ध्यान देना है कि डेफर्ड 60 था, मैंने 20 क्रेडिट कर दिया, माइनस हो गया होगा, ये आपको मनी मन पता होना चाहिए कि अब उसमें 40 का और डेबिट बैलेंस पड़ा है। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन भी डेबिट हुआ, फिर वो मैंने क्रेडिट करके बंद कर दिया, मतलब पूरा वो जो 20 लाख का डेबिट इफेक्ट है वो पीएनएल में जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे आपको हर वक्त पता होना चाहिए। अब सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, सेकेंड ईयर में भी कुछ नहीं हो रहा, कोई लैप्स नहीं हो रहा, लैप्स सीधे थर्ड ईयर में हो रहा है, ठीक है। सेकेंड ईयर में कुछ नहीं हो रहा, मतलब सीधे ईयर एंड में हम वो 1/3 अमाउंट फिर से राइट ऑफ करेंगे, फिर वो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन पीएनएल में क्रेडिट करेंगे। अभी भी देखो पूरे 10,000 ऑप्शंस एग्जिस्टिंग है, मतलब 60 लाख रुपए का ही लॉस है, 1/3 अभी भी 20 लाख ही आएगा, ठीक है। तो 31 मार्च 20 सेम एंट्री होगी, ठीक है, ये दोनों एंट्री सेम होगी, ठीक है। 31 मार्च 20 पे मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। सेम एंट्री सेम अमाउंट, डेट में सिर्फ यहां पे आपको 20 लिखना है, क्लियर है क्या। बाकी पूरे अमाउंट्स, पूरे एंट्रीज, पूरे नरेशन सब सेम आएंगे, ठीक है। तो 2 साल हमारे हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, बरोबर चल रहा है स्कीम। अब आएगा थर्ड ईयर। अब यहां पे जब भी ठीक है, देखो नोट डाउन करने वाली चीजें कि जब भी लैप्स ईयर एंड में हो रहा है तो आपको एक अजम्पशन लेना पड़ता है कि डेफर्ड ये जो हम राइट ऑफ करते हैं, ये राइट ऑफ करने के पहले लैप्स हो रहा है या बाद में लैप्स हो रहा है, क्योंकि उसका रिवर्सल का जो इफेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये अजम्पशन हमेशा आपको लेना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने मेरे ख्याल से अजम्पशन लिया है कि पहले लैप्स हो रहा है और बाद में हम डेफर्ड को राइट ऑफ कर रहे हैं, यानी कि डेट कौन सी किसकी बात हो रही है, 31 मार्च 2021 की बात हो रही है। 31 मार्च 2021 ईयर एंड है, तो हमको 1/3 अमाउंट राइट ऑफ भी करना है, और उसी डेट पे 2000 ऑप्शन लैब्स भी हो रहे हैं, दोनों इवेंट एक ही डेट पे हो रहे हैं। तो आपको सीक्वेंस अज्यूम करना पड़ेगा ना, कौन सी चीज पहले हो रही है, कौन सी चीज बाद में हो रही है। तो इंस्टीट्यूट ने अज्यूम किया है कि पहले लैब्स हो रहा है और बाद में थर्ड ईयर का अमाउंट राइट ऑफ हो रहा है।
इससे अमाउंट बदल जाते हैं, इसलिए फर्क पड़ता है एजम्पशन का। तो नोट डाउन कर लो कि जब भी ईयर एंड पे लैप्स होगा तो हम अजम्पशन लेंगे कि भाई पहले लैप्स हुआ है और बाद में अमाउंट राइट ऑफ हुआ है। नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो, तो पहले लैप्स हुआ है हम ऐसे मानेंगे। अब आप 2000 अनवेस्टेड ऑप्शन के हिसाब से सोचो कि मैं 31 मार्च 2021 पे खड़ा हूं, 31 मार्च 2021 पे खड़ा हूं और अभी भी राइट ऑफ हुआ नहीं है। 3 साल हैं, 2 साल में राइट ऑफ कर चुका हूं, थर्ड ईयर अभी भी राइट ऑफ नहीं हुआ है। तो आप रिवर्सल कैसे करोगे वो सोचो, मैं उसके लिए सब बता रहा हूं कि रिवर्सल में कैसे होता है, जिसमें जितना इफेक्ट है उतना रिवर्सल होता है। बेसिकली हमको क्या रिवर्स करना है, ईसॉप आउटस्टैंडिंग, ये जो अकाउंट है ये वाला, ये हमको रिवर्स करना है कि भाई ये जो हमने 60 लाख रुपए का यहां अमाउंट दिया है, इसमें से 2000 हमको नहीं देने हैं। 2000 इंटू 600 निकालो, 12 लाख रुपए, ठीक है। 12 लाख रुपए अब ईसॉप आउटस्टैंडिंग है ही नहीं। 60 लाख का ईसॉप आउटस्टैंडिंग था, अब उसमें से 12 लाख रिवर्स हो गया है, क्योंकि 2000 अब देने की जरूरत ही नहीं है, वो लाइबिलिटी ही नहीं है। तो एक तो मुझे ईसॉप आउटस्टैंडिंग कैंसिल करना है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट वाले को कैसे कैंसिल करूंगा, डेबिट करके। ये सब इसी तरह से सोचना है, सब नोट डाउन कर लो। अगर आप मेरे से पढ़े हुए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर हो सकता है मेरे से पढ़े हुए नहीं हो तो ये चीजें आपको बहुत ही अजीब लग रही होंगी कि ये सब क्या है। तो ये ऐसा ही है जैसा मैं बता रहा हूं। तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग में क्रेडिट बैलेंस है, उसको मुझे कैंसिल करना है, तो मैं ईसॉप आउटस्टैंडिंग को डेबिट करूंगा। ये एक इफेक्ट हुआ। अब जो सेकेंड इफेक्ट रिवर्स करना है कि डेफर्ड या जो खर्चा है वो भी तो रिवर्स हो जाएगा ना। जब आपने 2000 ऑप्शन ही नहीं दिए अल्टीमेटली, तो उसका कोई नुकसान हुआ ही नहीं, तो वो नुकसान रिवर्स करना है। अब वो नुकसान कहां है, डेफर्ड में पड़ा है या एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन में आपने गाड़ दिया पीएनएल में, वो आपको देखना पड़ेगा। जिसका जहां इफेक्ट है जितना, उतना रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये रेशो आपको ध्यान देना है, क्योंकि हम 1/3 करके राइट ऑफ कर रहे हैं ना। तो 2 साल का अमाउंट राइट ऑफ हो गया है, यानी कि 2/3 राइट ऑफ हो गया है, 1/3 अभी भी बाकी है। 1/3 क्यों बाकी है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि लैप्स पहले हो रहा है, राइट ऑफ बाद में हो रहा है। इससे देखो फर्क पड़ जाता है। अगर आप बोलोगे कि पहले राइट ऑफ हो गया है, बाद में लैप्स हो रहा है, मतलब 3 साल राइट ऑफ हो गए, मतलब पूरा ही एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन में पीएनएल में जा चुका है, ऐसा मानना पड़ेगा। पर इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं माना है, इसलिए गो बाय द इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट ने माना है कि पहले लैप्स हो रहा है, पहले लैप्स हो रहा है, इससे क्या होगा कि 2 ही साल हुए हैं, तीसरा साल का अभी राइट ऑफ हुआ ही नहीं है। तो 2 साल का राइट ऑफ हो गया है, वो इफेक्ट पीएनएल में गया होगा, और 1/3 अभी भी राइट ऑफ नहीं हुआ है, तो 1/3 इफेक्ट डेफर्ड में ही पड़ा होगा, तो डेफर्ड से ही रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी बोलो रिवर्सल की, 31 मार्च 2021। तो पहले हम रिवर्स लैप्स की एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है। पहले लैप्स हो रहा है, हमारा अजम्पशन है। तो कैंसिल करो ईसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट, ठीक है। 2000 ऑप्शंस हैं और 600 रुपए का उसमें नुकसान था, तो 12 लाख ये मैं ईसॉप आउटस्टैंडिंग कैंसिल करूंगा, क्योंकि अब मुझे ये देने ही नहीं है, देने ही नहीं है तो लाइबिलिटी है ही नहीं, कैंसिल करो। 2, अब वो लॉस वाला इफेक्ट लेना है। 2/3 राइट ऑफ हो गया है, तो यहां आएगा एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन 2/3, 12 लाख का 2/3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 8 लाख। तो 8 लाख हमने एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन को रिवर्स कर दिया, डायरेक्टली पीएनएल भी लिख सकते हो, सब चलता है। और फिर है 1/3 जो अमाउंट है वो डेफर्ड एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन में होगा, तो 12 लाख का 1/3, तो आएगा 4 लाख। क्लियर है क्या? तो ये आपके लैप्स की एंट्री हो गई, बीइंग 2000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, इफेक्ट रिवर्स्ड, ठीक है। अब ध्यान दो, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई अब कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अब 10,000 ऑप्शन है ही नहीं, 10,000 ऑप्शन है ही नहीं, 2000 लैप्स हो गए। मतलब अब मैं अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा कितने ऑप्शन मुझे देने पड़ेंगे, शेयर्स कितने देने पड़ेंगे, 8000 ही देने पड़ेंगे। तो अब मेरा लॉस भी रिवाइज हो जाएगा। तो 8000 इंटू 600, मतलब अब मेरा टोटल लॉस है 48 लाख। तो अब मुझे 1/3 राइट ऑफ करना है, ठीक है। थर्ड ईयर में अब मैं 1/3 करूंगा, लेकिन किसका, 48 लाख का, 60 लाख का नहीं। अब 60 लाख कोई काम का नहीं है, अब 48 लाख आपके काम का है। क्लियर है क्या? तो 48 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो थर्ड ईयर में जो अमाउंट राइट ऑफ होगा 31 मार्च 21, राइट ऑफ की एंट्री जो पास होगी वो सेम होगी, अमाउंट लेकिन 48 लाख के हिसाब से निकलेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन डेबिट टू
डेफर्ड एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन 48 लाख डिवाइडेड बाय 3 तो वो आएगा 16 लैक्स, ठीक है। और फिर उसको ट्रांसफर कर दो P&L डेबिट टू एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन, ठीक है। सब अपने आप बैलेंस हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो लैब्स की एंट्री से सब अपने आप एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। 60 लाख जो आपका था उसमें से देखो 8 और 4 12 लाख टोटल माइनस हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली 60 लाख माइनस 12 लाख यानी 48 लाख हो जाएगा। ईसॉप आउटस्टैंडिंग भी 60 था, आपने डेबिट किया 12 तो अपने आप 48 लाख पे ऑलरेडी आ चुका है, आपको कुछ नहीं करना है, लेजर बनाओगे तो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड ईयर, हमने रूटीन चीजें हो गई। अब हम एक्सरसाइज की एंट्री करेंगे कि 7000 शेयर्स एक्सरसाइज हो गए एट 400 ईच, तो हमको इशू की एंट्री पास करनी है। अब इस पूरा जो यूनिट है ईसॉप, इसमें सबसे बड़ी चीज जो होती है, मैं अपने लेक्चर बायस को बता चुका हूं, जो कि है कि हम अकाउंटिंग क्या हिसाब से करते हैं। ये चीज अगर आप भूल गए तो फिर आप गए, मतलब ईसॉप की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और ये पॉइंट भूल गए तो मतलब आपका दिमाग ही बंद है पढ़ते वक्त, ठीक है। तो हम ईसॉप में अकाउंटिंग के हिसाब से एक्चुअल इशू कितने में हो रहा है, 400 में हो रहा है या 1000 में हो रहा है, बोलो। अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं हम एक्चुअली कितने में दे रहे हैं, तो हम 400 में नहीं दे रहे हैं, हमारा इशू जो है वो 1000 के हिसाब से रिकॉर्ड होता है कि 1000 में ही मैं दे रहा हूं, लेकिन मुझे 400 रुपए ही मिल रहे हैं, इसीलिए मेरा 600 का लॉस है। अगर मैं 400 का शेयर 400 में ही दे रहा हूं तो 600 लॉस क्यों हुआ। ये चीज सबसे बड़ी चीज है इस चैप्टर की, अगर यही चीज आपको नहीं समझी है तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है। वो 600 रुपए लॉस इसीलिए है क्योंकि हम ये मान के रिकॉर्ड कर रहे हैं कि 1000 का इशू है, क्योंकि जब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम निकालोगे तब ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना होता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, 400 में दे रहे हैं, 10 रुपीज का फेस वैल्यू है तो प्रीमियम रिकॉर्ड कर लेते हैं 390, फिर 600 रुपए कहां गए। 600 रुपए कब रिकॉर्ड होंगे, जब आप इशू प्राइस 1000 मानोगे, मतलब क्रेडिट इफेक्ट के लिए प्रीमियम निकालते समय आपको 1000 रुपीज लेना है कि 1000 में मैं दे रहा हूं, उसमें से 10 रुपीज शेयर कैपिटल में जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और 990 रुपीज आपका प्रीमियम आएगा। समझ में आ रहा है, 990 आएगा, तो टोटल 1000 रुपीज क्रेडिट होगा और डेबिट कितना होगा, सिर्फ 400। तो वो 600 रुपए जो नुकसान है वहां पे आप कैंसिल करोगे ईसॉप आउटस्टैंडिंग को, जो तड़प रहा है वो अकाउंट अभी बाकी है ना, तो वो वहां पे आपको रिवर्स करके उसका इफेक्ट आपको उसको क्लोज करना है, ठीक है। तो चलो 31 मार्च 21 की डेट दी है तो वही डेट यहां पे लिख लेते हैं। बोलो पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो एक्साइज प्राइस कितनी है, वो लोग एक्चुअल में कितना पैसा देंगे, 400। इशू 400 में नहीं हो रहा है, ये एक्सरसाइज प्राइस है, इशू 1000 में ही हो रहा है बुक्स के हिसाब से, तो इंटू 7000 तो ये आएगा लगभग 28 लैक्स। निकाल के देख लो भाई, 28 लैक्स, ठीक है। अब यहां जो डेबिट इफेक्ट है ना वो ईसॉप कैंसिल करने, क्योंकि आप एक्चुअली 7000 इशू कर रहे हो ना, तो क्या अब 7000 ईसॉप आउटस्टैंडिंग है क्या, अभी भी नहीं ना। तो जब जब कैंसिलेशन होता है ईसॉप आउटस्टैंडिंग कैंसिल करना होता है लैप्स के वक्त, और जब जब एक्चुअल इशू हो रहा है तब तब ईसॉप आउटस्टैंडिंग कैंसिल करना होता है, ये सब लिख लो। तो यहां आएगा ईसॉप आउटस्टैंडिंग, लॉस वाला जितना अमाउंट है वो यहां पे आएगा, वो आएगा 600 इंटू 7000, 6 7 42, तो 42 लैक्स ईसॉप आउटस्टैंडिंग कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो अब भी मैंने ऊपर आपको बताया था कि 60 लाख था, फिर 12 लाख माइनस हुआ, 48 लाख बचा है, 48 में से अब आपने और 42 डेबिट कर दिया, माइनस हो जाएगा, तो 6 लाख अभी भी बचा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पे मैं कह रहा था कि 7000 शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 10 है, तो ये सिर्फ आएगा 70,000, और अब आपको वो कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 7000 इंटू 990 आएगा, क्योंकि हमारा इशू प्राइस हम मानते हैं कि 1000 है, 1000 इज डिवाइडेड इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू, 990 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 7000 इंटू 990 वो आता है 69 लैक्स 30,000, तो आपकी एंट्री टैली हो जाएगी। डेबिट का टोटल मारोगे 70 लैक्स आएगा, क्रेडिट का टोटल मारोगे 70 लैक्स आएगा, परफेक्टली अमाउंट टैली हो गया।
अब आएगा 31 मार्च 2022, वो जो 1000 ऑप्शंस थे वेस्ट हो गए थे लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो पाए, तो वेस्टेड ऑप्शन लैप्स की एंट्री आपको पास करनी है। तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग फिर कैंसिल होगा, 1000 शेयर अब देने ही नहीं है तो कैंसिल करो। अब लॉस तो पूरा राइट ऑफ हो गया, 3 साल पूरे खत्म हो गए, वेस्टिंग पीरियड के दौरान आपने सब कुछ डेफर्ड पूरा राइट ऑफ करके पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया है। अब डेफर्ड अकाउंट तो है ही नहीं ना, थर्ड ईयर के एंड में डेफर्ड अकाउंट क्लोज हो जाता है, इसीलिए अनवेस्टेड और वेस्टेड में फर्क होता है। अनवेस्टेड जब तक है मतलब डेफर्ड अकाउंट जिंदा है, जैसे हम वेस्टेड पे आ गए मतलब डेफर्ड अकाउंट पूरा बंद होके क्लोज हो गया है। अब जो भी इफेक्ट है वो पीएनएल में आपको देना पड़ेगा। तो यहां पे मैं 1000 का लैप्स का एंट्री पास करूंगा, तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट, ठीक है, अब मुझे वो देने की जरूरत नहीं है, तो 1000 शेयर्स इंटू 600 लॉस, वही 6 लाख रुपए जो उस अकाउंट में बचा था वो भी अब डेबिट हो गया। अब आप ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाओगे तो वो नील लगेगा, नील दिखेगा आपको। और फिर 2, अब यहां पे पूरा इफेक्ट कहां है, पीएनएल में जा चुका है, पूरा डेफर्ड राइट ऑफ हो गया है, तो पूरा पीएनएल में इफेक्ट यहां पे आएगा। तो 2 पीएनएल या एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन जो भी लिखो 6 लैक्स। तो ये है आपका पूरा। अब इसमें सिर्फ अजम्पशन की वजह से ही मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है, बाकी सारी चीजें आपको आ जानी चाहिए। सिर्फ वो लैप्स जो था उसमें अजम्पशन इन्वॉल्व था, इसलिए पूरा मैंने आपको ये पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप आपको अब सारी चीजें ख्याल में आ गई होंगी। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आंसर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन दे देता हूं मैं। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर करके आप लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ो। ठीक है, ये काफ़ी इजी है अंडरराइटिंग। अब आप आ जाओ कंसोलिडेशन के क्वेश्चन पे। ठीक है, इजी है पर अच्छा है, मतलब बोनस इशू का अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, डिस्कस करना चाहिए। आ जाओ ना है, तो ये पूरा डेटा 31 मार्च 2023 का है। आर गिवन बिलो। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, वो थोड़ा कुछ टाइपो एरर हुआ होगा इंस्टीट्यूट का। शेयर्स ऑफ 10 ईच मतलब इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच होंगे। फिर आपका रिजर्व्स हैं और आपका पीएनएल है। एसेट्स में दिया है सन्ड्री एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी शेयर इन एस जो कि इन्वेस्टमेंट होता है 1,60,000 शेयर्स। ठीक है, हमेशा आपको मैंने बताया हुआ है कि ये क्या होता है, ये होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। होल्डिंग कंपनी के लिए ये होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी। और आपने कितने शेयर्स लिए हैं, 1,60,000। ठीक है, आपका कैपिटल है सब्सिडी का 20 लाख, डिवाइडेड बाय 10 मतलब 2 लाख शेयर्स में से होल्डिंग कंपनी के पास 1,60,000 शेयर्स है, मतलब वो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से कितना होगा, 80%। तो 80% आपके होल्डिंग कंपनी के पास है और 20% आपका माइनॉरिटी। डेट से हम नॉर्मली करते हैं। अब डेट नहीं भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है, आपको डिवाइड करके दे दिया है, पर्पस सर्व्ड है। डेट नहीं दिया है कोई फर्क नहीं है, पर जो आपका काम है वो रुकता नहीं है इससे, तो डायरेक्टली दिया है कि जब आपने शेयर्स खरीदे उस वक्त सब्सिडरी कंपनी जो है एस लिमिटेड, उसके रिजर्व्स थे 6 लाख रुपीस। मतलब ये क्या है, ये प्री एक्विजिशन रिजर्व्स दिए हैं, ये प्री एक्विजिशन हो गया ना, पूरा आपको दिया है कि 6 लाख का प्री एक्विजिशन रिजर्व्स है। ठीक है, तो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स आपको दे दिया।
फिर लिखा है बट P&L बैलेंस वॉज फुल्ली अर्नड आफ्टर, फुल्ली और आफ्टर, ये बस इतना ग्रामर है इसमें कि पूरा प्रॉफिट खरीदने के बाद, शेयर्स खरीदने के बाद सब्सिडरी ने कमाया है। मतलब पूरा जो P&L का बैलेंस है वो पोस्ट वाला है, प्री के वक्त मतलब P&L था ही नहीं, जीरो था। पूरा जो प्रॉफिट अभी है क्लोजिंग में वो पूरा एक्विजिशन ऑफ शेयर्स के बाद सब्सिडरी ने कमाया है, मतलब वो पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स है। क्लियर है? ठीक है, तो पूरा P&L बैलेंस जो है वो आपने आफ्टर कमाया, तो पूरा का पूरा पोस्ट होगा। ठीक है, तो ये जो P&L है ये आपका पोस्ट है, और इत्तेफाक से जो प्री के रिजर्व दिए हैं उतना ही क्लोजिंग बैलेंस है। ये अलग भी रह सकता है, तो आप स्प्लिट कर सकते हो। तो 6 लाख का ही प्री का अमाउंट था, क्लोजिंग भी पूरा 6 लाख ही है, मतलब पूरे के पूरे रिजर्व जो हैं वो प्री हैं। ठीक है, तो ये आपको एडजस्टमेंट से समझना है। ठीक है, चलिए, तो अब आपसे पूछा क्या है, एस डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ठीक है, दिया हुआ है, कहां से दिया गया है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। प्री से भी दिया जा सकता है, पोस्ट से भी दिया जा सकता है, कंपनी ने पोस्ट से दिया है। ठीक है, इससे फर्क पड़ता है, इसके ट्रीटमेंट में आपको ध्यान देना है। और रेशो दिया है, 1 शेयर दिया है फॉर एवरी 5 हेल्ड। ठीक है, 1:5, 5:1। ठीक है, इसके पंगे में मत पड़ो। 5 एग्जिस्टिंग के लिए, एक नया दिया है, बस इतना आपको समझना है, समझने पे ज्यादा ध्यान दो। तो बेसिकली कंपनी के 2 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, हर 5 के लिए एक दिया है, जितने एवरी जो होता है ना वो डिनोमिनेटर होता है, और जितने नए शेयर दिए वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप निकालोगे तो ये आपके 40,000 शेयर्स आएंगे। ठीक है, 40,000 शेयर्स इंटू 10 यानी 4 लाख का कैपिटल बढ़ेगा। तो 20 लाख ऑलरेडी था, 4 लाख और दिया, तो आफ्टर बोनस कंपनी का जो कैपिटल है वो 24 लाख हो जाएगा। ठीक है, चलो, कंप्यूटर का थोड़ा इशू हो रहा है, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, तो 40,000 बोनस शेयर्स आएंगे, उसमें से 80%, ठीक है, यानी 32,000 इंटू 10, 3,20,000 होल्डिंग कंपनी का होगा, और 20% यानी कि 80,000 आपका माइनॉरिटी का आएगा। ठीक है, सब आप पहले ही निकाल लो। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है बिफोर एंड आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। और फिर पूछा है जर्नल एंट्री पास करो इन द बुक्स ऑफ H&S ऑन द इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर की एंट्री पास करनी है दोनों के बुक्स में। ठीक है, आ रहा है ख्याल में? चलो अब स्टार्ट करते हैं। बोलो, मतलब आपसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पूछा है, बोलो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, अब एक कंबाइंड वर्किंग भी आप बना सकते हो, 2 अलग अलग कॉलम बना लो, बिफोर आफ्टर। ठीक है, बिफोर आफ्टर अलग अलग बना लो।
तो सबसे पहला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी कहो, तो दोनों में सेम रहता है, 28 lakhs में दिया गया है। और बोनस इशू फ्री में मिलते हैं, आपको पता ही होगा, उसका कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होता है, शेयर्स फ्री में मिलते हैं, तो अमाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो फ्री में कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को मिला होगा। हाउ? ठीक है, बोलो बिफोर में क्या आएगा? सीधे सीधे आपका जो 20 लाख का कैपिटल है, या नंबर ऑफ शेयर से भी निकाल सकते हो, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। भाई मेरे पास 1,60,000 शेयर्स हैं इंटू 10, तो मेरा शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा होगा? 16 lakhs। फिर आफ्टर में मैंने बताया था कि आपको 32,000 शेयर्स और मिलेंगे होल्डिंग कंपनी को, 160 प्लस 32 वो हो जाता है 1,92,000 शेयर्स इंटू 10, तो वो हो जाएगा 19,20,000। ठीक है, और फिर आता है रिजर्व्स, यानी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो प्री में हमने देखा कि पीएनएल तो पूरा ही पोस्ट है, प्री प्रॉफिट तो जीरो है, प्री रिजर्व्स हैं। ठीक है, प्री रिजर्व्स। अब ध्यान देना है आपको कि बोनस इशू कहां से दिया गया है? बोनस इशू दिया गया है पोस्ट से, मतलब प्री के प्रॉफिट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है, प्री के प्रॉफिट्स पे, रिजर्व्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सेम आएगा। अगर यही बोनस इशू प्री में से दिया गया होता तो फिर रिजर्व्स का अमाउंट बदल जाता। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्री से देते हैं तो कहां इफेक्ट आता है, पोस्ट से दिया है तो अब कहां से इफेक्ट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि वो पोस्ट से दिया है, पोस्ट प्रॉफिट्स का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं, ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि भाई वो पोस्ट से दिया है, पोस्ट की वर्किंग अलग ही होती है, इट डज नॉट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो रिजर्व्स दोनों में 6 लाख ही आएंगे, 6 लाख का 80% आपको मिलेगा, तो वो आएगा 4 डायरेक्टली सकते हो। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे देखो फर्क पड़ता है। अगर आपने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस इशू दिया है तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे फर्क पड़ता है। ठीक है, और अगर प्री से दिया तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जितना कैपिटल बढ़ता है उतने ही रिजर्व्स कम हो जाते हैं, वो जीरो इफेक्ट हो जाता है। किसमें? अगर बोनस शेयर्स प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से दिया तो, लिख लो। ठीक है, चलो, तो ये मेरा हो गया पहला वर्किंग। तो पोस्ट से था इसलिए मैंने रिजर्व्स को चेंज नहीं किया। ठीक है, वो पोस्ट से था तो प्री पे कोई इंपैक्ट नहीं है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे भी देखो कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि बोनस शेयर्स फ्री में मिलते हैं। बढ़े आगे। अब है जर्नल एंट्री। बोलो, एस लिमिटेड जो बोनस इशू दे रही है वो बोनस इशू की जैसे हम नॉर्मल एंट्री पढ़ते हैं वैसे ही होगा, लॉस डेबिट होगा। अब लॉस कहां से डेबिट होगा? जहां से जो रिजर्व्स में से उन्होंने बोनस इशू दिया है वो वहां यूटिलाइज होगा। तो लिखा है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स यानी कि पीएनएल, तो पीएनएल डायरेक्टली मैं डेबिट कर सकता हूं, पीएनएल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना कितना आया था वो? 4 लाख, 4 लाख आया था ना। 5 देंगे, मतलब 5 फॉर एवरी 5 1 शेयर देंगे, तो वो आया था 4 लाख, 40,000 इंटू 10, 4 लाख अमाउंट उसका आएगा लॉस का। ठीक है, कैपिटल 4 लाख का हमने दिया है। तो ये हो गया एस लिमिटेड के। एच लिमिटेड को ये शेयर्स मिले हैं लेकिन पैसे लगे क्या? नहीं। जर्नल एंट्री किसकी पास होती है? जो मॉनेटरी अमाउंट में होता है। अगर मॉनेटरी अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है
क्लियर है? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, कंसोलिडेशन के हिसाब से ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये भी बहुत ही बेसिक इजी लेवल का क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट ही नहीं है, सीधे पीएनएल मतलब पीएनएल बैलेंस शीट से आपको डायरेक्टली कैश फ्लो बनाना है, मतलब वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। सिर्फ एक पॉइंट के वजह से मैं इसको पढ़ा रहा हूं, विच इज प्रपोज डिविडेंड। एज पर माई नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज, प्रपोज डिविडेंड की अब कोई एंट्री पास नहीं होती, मतलब ये प्राणी बैलेंस शीट में अब आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में। अगर आपने डिविडेंड प्रपोज किया और उसके बाद पे नहीं किया तो वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट नाम से आता है। आ सकता है डिविडेंड पेएबल, लेकिन अनपेड डिविडेंड अकाउंट या डिविडेंड पेएबल अकाउंट नाम से आ सकता है, ये नाम से नहीं आ सकता। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में आ ही नहीं सकता, प्रपोज डिविडेंड की एंट्री ही पास नहीं होती अब, ठीक है। मतलब ये नाम जो आप देख रहे हो जो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, ये नाम आ सकता है, लेकिन कहां? एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में आपको दिया जा सकता है कि कंपनी ने एट द एंड ऑफ द ईयर बोर्ड ने रिकमेंड मतलब प्रपोज किया है, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है, ये ट्रीटमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन ही गलत आ जाए तो गलत क्वेश्चन को सही कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मैं आपको सारी बातें बता देता हूं, आप सब नोट डाउन कर लो, ठीक है। सबसे पहला है कि अगर प्रपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट्स में दिया है, ठीक है, एडजस्टमेंट में अगर दिया है मतलब वो क्वेश्चन सही है। में ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन गलत है और पुराना क्वेश्चन डाल दिया गया है, प्रपोज्ड डिविडेंड अगर बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिख जा रहा है, मतलब समझ जाना कि क्वेश्चन पुराना है, अनअमेंडेड है, गलत है, ठीक है। तो अब आपको अब पुराना क्वेश्चन है तो ट्रीटमेंट भी पुरानी देनी पड़ेगी, तो मैं आपको बेसिकली पुरानी ट्रीटमेंट बता रहा हूं। तो पुरानी ट्रीटमेंट क्या होती है प्रपोज डिविडेंड की, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब प्रपोज डिविडेंड का एक अकाउंट बनता है, जैसे हम प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट बनता है। ये एक लाइबिलिटी है, तो इसमें लाइबिलिटी के हिसाब से सोचना है। क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, सब आपको लाइबिलिटी में क्रेडिट होता है, एसेट में डेबिट होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ओपनिंग क्रेडिट साइड आता है, क्लोजिंग यहां आएगा, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग यहां पोस्ट कर दोगे। फिर फ्लो क्या होता है, फ्लो डिविडेंड में ऐसा है, फाइनल एंट्री क्या होती है प्रपोज डिविडेंड की, वो आप लिख लो। करंट ईयर में जो प्रपोज डिविडेंड आप करोगे उसकी एंट्री क्या होगी, तो पीएनएल डेबिट टू प्रपोज्ड डिविडेंड, ऐसी एंट्री पास होती है। क्लियर है? तो प्रपोज डिविडेंड यहां पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो प्रपोज डिविडेंड के क्रेडिट में जाके यहां मैं लिखूंगा बाय पीएनएल, तो जो दिया हुआ है 1,05,000, तो एग्जैक्टली जो मैंने इस साल प्रपोज किया है वही मेरा क्लोजिंग बैलेंस होता है 1,05,000। तो ये फ्लो होता है प्रपोज डिविडेंड का, या आप नोट डाउन कर लो, ये लिख दो वहां पे ओल्ड ट्रीटमेंट, ये ओल्ड ट्रीटमेंट है। क्वेश्चन अगर ओल्ड आया तो ट्रीटमेंट भी आपको ओल्ड ही देनी पड़ेगी, अगर आपको कैश फ्लो टैली करना है तो, नहीं तो टैली नहीं होगा। मैं बता ही ले रहा हूं, अगर वो ऐसी टैली हो जाता तो मैं बताता ही नहीं। टैली करना है तो फिर ये ओल्ड ट्रीटमेंट ही आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसा आपको करना है। तो इसमें क्या होगा, डिविडेंड पेमेंट एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन आपने वो पीएनएल में डाल दिया है, तो जो पार्ट पीएनएल में गया है वो रिवर्स करो। 1,05,000 पीएनएल में माइनस किया है, पर पैसे तो गए नहीं, हो गए भी तो वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग से लेना देना नहीं है। तो इफेक्ट लिख लो अभी कि ऑपरेटिंग में हम जाके क्या करेंगे, ऑपरेटिंग में करंट ईयर
यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस है, करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, उसको ऑपरेटिंग में जाके ऐड बैक करेंगे। और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वहां पे आप जो ओपनिंग बैलेंस है आपका, जो प्रीवियस ईयर का होता है, वो आप आउटफ्लो दिखा दोगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को एज आउटफ्लो दिखा दोगे फाइनेंसिंग में, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप ऑपरेटिंग में ऐड बैक करके जीरो कर दोगे, नील इफेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका ट्रीटमेंट है, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो फटाफट मैं आपको बता देता हूं कैसे सॉल्व होगा। आ जाओ ऑपरेटिंग। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, पर आपको देना है। ठीक है, मैं इफेक्ट टैली करके दे दूंगा, बाकी प्रेजेंटेशन सब आपको पता ही है, हेडिंग वेडिंग सब दे देना। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ दिस फॉर द ईयर एंडेड दिस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बोलो। माउस काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बोलो। 242 400 माइनस 90,000, तो 152 400, 152 400 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब सबसे पहले हम डेप्रीसिएशन ऐड बैक कर देंगे, नीचे अलग से दिया है डेप्रीसिएशन, तीनों को ऐड कर दो, एक साथ भी दिखा सकते हो, अलग अलग भी दिखा सकते हो, तीनों का सेम ट्रीटमेंट है, ऐड बैक होगा, और सेकेंड इफेक्ट कोई आएगा ही नहीं क्योंकि वो नॉन कैश है। तो 1,80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3,600, तो ये आ गया 3,33,600। ठीक है, ये ऐड बैक हो गया, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सबसे पहला इफेक्ट। फिर आता है टैक्स, अपना सॉरी टैक्स का इफेक्ट ले लो। टैक्स में भी सेम आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब प्रोविजन फॉर टैक्स में भी नॉर्मली क्या होता है, टैक्स पेड दिया रहता है या प्रोविजन फॉर टैक्स दिया रहता है, दोनों में से एक दिया रहता है, तो हम एक फिगर जो हिडन है वो निकालते हैं, पर इसमें एडजस्टमेंट्स ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें सेम जैसे डिविडेंड में किया है वैसे ही होगा, क्योंकि दिया नहीं है, तो ओपनिंग जो टैक्स पेबल है वो हमने उतना पे कर दिया होगा, 0, और फिर इस साल में जो हमने प्रोविजन की होगी वही क्लोजिंग बैलेंस बची होगी। सेम जैसे मैंने डिविडेंड में बताया, सेम टैक्स में होगा, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो ओपनिंग जो है, अब आपको पता ही है टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आता है, तो नीचे टैक्स पेड लिख दो, 67,500 पे कर दिया होगा, और जो क्लोजिंग है वो यहां पे मैं एड बैक कर दूंगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका 121,500। क्लियर है। फिर डिविडेंड का इफेक्ट ले लो, डिविडेंड हम ऐड बैक करेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड 1,05,000 क्लोजिंग, और जो एक्चुअल डिविडेंड पेड है वो फाइनेंसिंग है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस, डिविडेंड पेड 90,000 आउटफ्लो। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, ये इफेक्ट ले लिया, ये ओपनिंग ले लिया, इसका इफेक्ट ले लिया, इसका इफेक्ट ले लिया। ठीक है, अब फ्लो के हिसाब से चलो, तो कैपिटल पे आ जाओ, कैपिटल बढ़ रहा है, साथ साथ में प्रीमियम भी बढ़ रहा है, मतलब इशू एट प्रीमियम होगा, कितने से बढ़ रहा है देखो, 1,50,000 से कैपिटल बढ़ रहा है, प्लस 90,000, मतलब इशू ऑफ शेयर्स पूरा आपको लेना होगा, 150 प्लस 90 यानी 240, तो आएगा फाइनेंसिंग में। ठीक है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम 150 प्लस 90 240। ठीक है, इशू है तो पॉजिटिव आएगा, इनफ्लो है।
फिर है रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, मतलब आपने पीएनएल से करंट ईयर से ट्रांसफर किया होगा, पर ये तो नॉन कैश है, पैसा तो कहीं गया ही नहीं है, तो वो एड बैक करेंगे। कितना बढ़ा है देखो 60,000, तो 60,000 पीएनएल से माइनस हुआ है लेकिन पैसे गए नहीं है, नॉन कैश है, तो एड बैक करेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस 60,000 डिफरेंस आएगा। फिर आते हैं डिबेंचर्स, देखो बढ़ रहे हैं और नीचे दिया हुआ है कि वो 1 अक्टूबर 2022 पे इशू है, मतलब वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में काम आएगा। कितना बढ़ा है 0 से 2,10,000 एट पार ही इशू हुआ है, तो सीधे फाइनेंसिंग में आपको लिखना है इशू ऑफ डिबेंचर्स 2,10,000 और अब इस पर आप इंटरेस्ट निकाल लो 6 महीने का, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 10% दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2,10,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स होते हैं, 10,500। ये इंटरेस्ट का हिडन एडजस्टमेंट है जो आपको करना है। तो ये कहाँ डेबिट हुआ होगा, पीएनएल में, वहाँ मैं एड बैक कर दूंगा। इंटरेस्ट पेड 6 मंथ्स, ठीक है, 10,500, और एक्चुअल जो पेमेंट है वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग में आएगा इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो 10,500। क्लियर है, ये टिपिकल एडजस्टमेंट है। तो ये हो गया। फिर क्रेडिटर्स तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा। अब एसेट के अकाउंट्स बना लो, ठीक है। एसेट्स में डेप्रीसिएशन दिया है, परचेज सेल मतलब सेल दिया नहीं है, तो परचेज आपको हिडन फिगर लेना है, तो यहीं मैं बता देता हूँ। बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग है 690, डेबिट बैलेंस होता है एसेट में, और क्लोजिंग है 1170, और डेप्रीसिएशन क्रेडिट साइड आता है, आपको पता ही होगा, नीचे दिया है 1,80,000। तो यहाँ आपको हिडन फिगर निकालना है परचेज, कितना परचेज किया होगा, करो 1170 प्लस 180, ओपनिंग दोनों में माइनस कर दो, तो ये आएगा 660। 660 आपने परचेज किया होगा, तो ये मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखूंगा। फिर सिमिलर तरीके से प्लांट फर्नीचर दोनों का आपको निकालना है। बोलो, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग है 256,200, क्लोजिंग है 4,20,000, डेप्रीसिएशन क्रेडिट में आएगा 1,50,000, निकालो। ठीक है, तो ये आएगा 3,13,800, और सिमिलर तरीके से आप निकालो फर्नीचर। फर्नीचर ओपनिंग है 16,500, 16,500, 16,500, 3,600, निकालो, तो ये आएगा 6,600। अब ये तीनों फिगर्स आपको इन्वेस्टिंग में लिखने हैं, ठीक है। 660 परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, 660 आउटफ्लो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 313,800, परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, कितना आया था 6,600। ठीक है, सारे एसेट्स हो गए। अब स्टॉक वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा, डेटर्स भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा, बैंक तो हमारा कैश फ्लो का ओपनिंग क्लोजिंग स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। बस अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट दे देते हैं, आ जाओ। पहला है क्रेडिटर्स का। बोलो, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है मतलब आपको कुछ मिला होगा, तो 272 100 माइनस 255, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 17,100, तो ये इनफ्लो आएगा, इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, इनफ्लो। फिर आएगा स्टॉक बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो पैसे जाते हैं, ठीक है, तो इंक्रीज इन स्टॉक आउटफ्लो आएगा 287 100 माइनस 247 200, तो 39 300, 39 900, इंक्रीज इन स्टॉक माइनस। फिर सिमिलर तरीके से डेटर्स बढ़ रहा है 256 500 माइनस 225, तो इंक्रीज इन डेटर 31 500 आउटफ्लो आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्किंग कैपिटल चेंजेस। निकालो, बोलो ऑपरेटिंग
तो ये आएगा 728,700 पॉजिटिव। ये तीनों नेगेटिव हैं, ठीक है, तो नेगेटिव साइन आएगी, जोड़ लो लेकिन साइन नेगेटिव देना। पॉजिटिव वाले पहले ले लो, 240 प्लस 210, और माइनस वाले बाद में माइनस करो, -90 माइनस 10,500, तो ये पॉजिटिव आएगा 349,500। ठीक है, तो यहाँ अब हम दिखाएंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये आप बैंक बैलेंस लोगे, ओपनिंग 1,02,600। ठीक है, फिर इसमें आएगा ऐड और लेस चेंज, नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब तीनों का नेट इफेक्ट ले लो, तो 7,28,700, दोनों पॉजिटिव को मैं पहले ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 349,500, और माइनस है तो इसमें माइनस साइन है तो माइनस करेंगे, -980,400, तो नेट चेंज आएगा 97। कुछ तो गड़बड़ हो गई है, 660, 313,800, बरोबर है। -67,500 बरोबर, वो मैंने नहीं लिया है, तो ये आएगा 661,200। ठीक है, तो 661,200 प्लस 349,500 माइनस 980,400, तो नेट इफेक्ट आएगा 30,300 पॉजिटिव, तो ये ऐड कर लो, तो ये आएगा 132,900। आपका क्लोजिंग एग्जैक्टली इतना होना चाहिए, ठीक है, 132,900, मतलब आपका कैश फ्लो सही है। ठीक है, तो ये आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ऐसा आपको फटाफट सॉल्व करना है। ठीक है, लिखो। चलो, थैंक यू सो मच। तो ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से मैंने आपको बता दिया, आई होप आपने सारी बातें नोट डाउन कर ली होंगी। थैंक यू सो मच।